हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जिसमें आपको जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है और यह क्वेश्चन जो दिया जाता है कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको किसी भी एग्जाम को देना है तो अगर इस सीरीज को आप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, आगामी कहीं ना आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो किसी भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन आपको 60% पूछा जाता है। तो अभी तक इस सीरीज में जो पार्टिसिपेट नहीं है वो जल्द से जल्द इस सीरीज में पार्टिसिपेट हो जाए। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है और अभी तक मैंने इसका 40 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज मेरा 41 नंबर सेट है और टोटल इसमें सेटों की बात करें तो 100 सेट है। 100 दिन में यह सेट खत्म हो जाएगा और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे वो जाके प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं और उसका PDF भी टेलीग्राम में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। और सुबह यह सीरीज चलता है। और बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस की बात करें तो बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम में 11 बजे डाल दिया जाता है और उसका 2 से 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर डिस्कशन भी अपलोड कर दिया जाता है। वहां से आप जाकर मिलाएं और कितना स्कोर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और शाम को ग्रुप डिस्कशन 6:30 बजे से 8:30 बजे तक चलता है, जिसमें 8% टोटल रहता है और साइंस भी रहता है और करंट अफेयर्स, यह तीनों पर्सन को लेकर चला जाता है, जो कि आपका आगामी एग्जाम जो भी होने वाला है उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है उस बात को आप अच्छे से फॉलो करते होंगे और जो स्टूडेंट इस बात को अच्छे से फॉलो किया है तो उसका तैयारी भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आप लोग भी इसका अच्छे से फॉलो करें। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। और पुराने लोग जो भी हैं अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है 41 नंबर सेट का। अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, संघ का नाम और क्षेत्र, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण और ऑप्शन डी की बात करें तो पंचायत की संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पंचायत की संरचना की बात है। संघ का नाम और क्षेत्र आपको अनुच्छेद 1 में है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 21 के ए में है और 6 वर्षों से कम बच्चों के देखभाल और शिक्षा की बात भी अनुच्छेद 21 के ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया वो दोनों स्टेटमेंट आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में है और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो इनके चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है यह बात पूछा गया। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन नहीं लेता है तो आपको नहीं भाग लेता है तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1947 और 26 नवंबर 1950। तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था?
1793 के चार्टर अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम और 1833 के चार्टर अधिनियम और 1853 के चार्टर अधिनियम। तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था और 1833 के चार्टर एक्ट के ही तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी बने थे और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। 1813 की बात करें तो इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी और 1813 में आंशिक रूप से व्यापार को भी बंद किया गया था और 1833 में पूर्णतः व्यापार को बंद कर दिया गया था और 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? संसद, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति और सीजीए। तो कौन होता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सीजीए। लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति की बात अनुच्छेद 148 से 151 में इस बात को कहा गया है और संसद का बात अनुच्छेद 79 में और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में भारत का एक राज्य का राज्यपाल होगा और सर्वोच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 124 में है और उच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 214 में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राय सूची के विषय नहीं है? कृषि, वन, समाचार और सिंचाई। तो इसमें पूछा गया कि कौन राय सूची का विषय नहीं है, तो समाचार राय सूची का विषय नहीं है, कृषि, वन, सिंचाई राय सूची के विषय है। राय सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 61 है और संघ सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 100 है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या आपको 52 है। ये सब याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने किया था या किस वर्ष हुई थी? 1946 में, 1952 में, 1960 में और 1972 में। तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो 1952 में इसका गठन हुआ था। 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी और 1972 में शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देवकी नंदन खत्री, यशपाल, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और रामधारी सिंह दिनकर। तो चरित्रहीन पुस्तक का लेखक यहाँ पर पूछा गया तो आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और रामविलास पासवान। तो जननायक के नाम से आपको कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली से, कथक से, कुचिपुड़ी से और ओडिसी से। तो बिरजू महाराज का संबंध आपको कथक से है जो कि उत्तर भारत में कथक होता है। कथकली आपको केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी नृत्य आपको ओडिसी का है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी में है, जिनेवा में है, वियना में है और लंदन में है। तो यह कहाँ पर मुख्यालय है यह बात पूछा गया तो यह वियना में है। नैरोबी की बात करें तो केन्या की राजधानी आपको नैरोबी है और WTO का मुख्यालय जिनेवा है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1940 में, 1964 में, 1970 में और 1975 में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना आपको 1940 में हुआ था। 1964 में UTI की स्थापना हुई थी और 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुआ था और 1975 में आपको NTPC की स्थापना, ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन। तो निम्नलिखित में से शिलादित्य किसे कहा जाता है? तो शिलादित्य आपको हर्षवर्धन को कहा जाता है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था? चेर, पांड्य, पल्लव और चोल। तो किस वंश के शासनकाल में यह किया गया था? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको पांड्य। चोल का राजधानी विद्यालय है। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है? तो गुलाम वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो सबसे ज़्यादा शासन आपको तुगलक वंश ने किया है, और सबसे कम की बात करें तो खिलजी वंश शासन किया है। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था, और खिलजी वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन फिरोज खिलजी था, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 18, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में, 1717 में, 1592 में और 1722 में। तो खतौली का युद्ध आपको 1518 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है? किस शासन के शासनकाल में? जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के और शाहजहां के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शाहजहां के। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के चित्रकला के स्वर्णकाल कहा जाता है। औरंगजेब ऐसा शासन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी का समर्थक थे? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी और उपरोक्त में सभी। तो कौन थे यह बात पूछा गया, तो अरविंद घोष थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा, वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और इनमें से कोई नहीं। तो अनुशीलन समिति की गठन पी मित्रा के द्वारा 1904 में किया गया था। अभिनव भारत के वीडी सावरकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? राजा, पादरी, प्रेस और उच्च वर्ग। तो प्रेस क्रांति के दौरान कौन था यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि उच्च वर्ग। अब आइए यह मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम के अनुसार सही है? प्रथम सिख युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध और प्रथम बर्मा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसे आपको सजाना है, तो आइए इसको सजाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और उसके बाद हुआ था प्रथम बर्मा युद्ध, और उसके बाद हुआ प्रथम अफगान युद्ध, और लास्ट में हुआ प्रथम सिख युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दमदमा से, महदा से, लोथल से और बुर्जहोम से। तो यह आपको दमदमा से प्राप्त हुआ है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, और महदा से कृषि। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। श्रम, भूमि, श्रम, जलवायु और पूंजी। श्रम, पूंजी, संगठन और जलवायु। पूंजी, संगठन, श्रम और बाजार। तो कौन सा है यह बात पूछा गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 27, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है और आय घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आय जब बढ़ती है तो उसका मांग घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, अधिक, कम, समान, या तो अधिक या तो कम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अधिक। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 2009 में, 2012 में, 2014 में और 2016 में। तो इसको कब किया गया था यह बात पूछा गया था, 2012 में इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो जोसेफ फोरियर, जेम्स लेटर, सीसी पार्कर और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जोसेफ फोरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बाघ के लिए है, यह बिल्कुल सही है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको हाथी के लिए है, यह भी आपको सही है, जो कि असम में पड़ता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी हाथी के लिए है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और ऑप्शन डी की बात करें, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, यह हुगुल के लिए नहीं है, यही गलत है, गलत को चुनना था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आराम में, केरल में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। तो कहाँ पे यह स्थित है युमथांग घाटी? तो यह आपको सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? द बोरिंग, बॉस, बेबेल और पाक। तो कौन सा जल डमरू इसे अलग करता है? तो बॉस जल डमरू अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 34, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयम तापमान तथा भारी वर्षा, संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा और आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1947 में, 1956 में, 1960 में और 1965 में। तो यह समझौता कब हुआ था यह बात पूछा गया, तो 1960 में हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में और FCI की स्थापना हुई थी आपको 1965 में। क्वेश्चन नंबर 36, दस्त-ए-लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? जापान से, ईरान से, चीन से और इराक से। तो यह किस देश से है? तो आपको यह ईरान से है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जापान की राजधानी टोक्यो है और इराक की राजधानी आपको बगदाद है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? पूछा गया कि कौन सा ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड और क्यूरेशिया। तो इसमें ठंडी जलधारा का उदाहरण आपको क्यूरेशिया नहीं है, क्यूरेशिया आपको गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 38, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, बेसाल्ट चट्टान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी का निर्माण आपको बेसाल्ट चट्टान से होता है और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जूट यानी कपास की खेती किया जाता है और कपास भारत में वर्तमान डाटा के अनुसार गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया है?
प्रोटीन के एमिनो अम्ल में विघटन, ग्लूकोज को CO2 और H2O में विघटन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरण और एमिनो अम्ल को प्रोटीन में रूपांतरण। तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन होना। क्वेश्चन नंबर 40। पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका। तो कौन निभाता है? तो आपको लाल रक्त कणिका यानी कि RBC निभाता है। RBC का जीवन काल 2 से 120 दिन तक होता है। रक्त में प्लाज्मा आपको 55% पाया जाता है। श्वेत का 2 से 4 दिन जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 41। दुधारू पशुओं के निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा एक संक्रमणीय है? फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउ पॉक्स। तो इसमें कौन सा है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि चारों है। फुट एंड माउथ है, एंथ्रेक्स है, ब्लैक क्वार्टर है और काउ पॉक्स है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रोटीन है कि वसा है कि विटामिन है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो यह आपको वसा है। सबसे ज़्यादा वसा घी में पाया जाता है 99%। कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। दाल में आपको प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें गड्ढों से भरा जाना, अपघटन, भस्मीकरण और जलाना। तो कौन सा इसका कारण है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि भस्मीकरण। अस्पतालों से निकाले जाने वाले जैविक जो कचरे हैं वह भस्मीकरण है। इंसुलिन हार्मोन है पेप्टाइड का, वसीय अम्ल का, एस्ट्राल का और ग्लाइकोलिपिड का। तो इंसुलिन हार्मोन है यह किसका? तो इंसुलिन आपको पेप्टाइड का हार्मोन है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ग्लूकोज की अवक्षय, पेशी तंतुओं की थोड़ी टूट फूट और लैक्टिक अम्ल का संचय। तो कौन सा है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि लैक्टिक अम्ल का संचय। क्वेश्चन नंबर 46। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही क्रम है? उदबिलाव, कछपप और सार्क। सार्क, कछपप, उदबिलाव, कछपप, सार्क, उदबिलाव, सार्क, उदबिलाव और कछपप। तो इसमें कौन सा सही क्रम है, क्रम को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्क, कछपप, उदबिलाव, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित है? धनात्मक आवेश रहित है। अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण और ऑप्शन डी में भी आपको अल्फा किरण ही दे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बीटा किरण। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसका होता है? तो गामा किरण का सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होता है और गामा किरण का खोज पॉल बिलॉर्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय है तब वह किस रंग का होता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय हो तो उसका रंग कैसा होगा? लाल, नीला, सफ़ेद और बैगनी। तो उसका रंग की बात करें तो उसका रंग आपको बैगनी होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन 49 नंबर। निम्न में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है? वेग, संवेग, बल और ऊर्जा। तो कौन सा इसमें अदिश राशि का उदाहरण है? तो आपको ऊर्जा जो है अदिश राशि है, वेग, संवेग और बल जो है आपको सदिश राशि है।
क्वेश्चन नंबर 50 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर सेट का 50 नंबर क्वेश्चन इनोटेरिया के बुक से। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का, तापमान का, आयतन का, और ऑप्शन डी की बात करें तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो उसे किससे मापा जाता है? तो द्रव्यमान से मापा जाता है, और द्रव्यमान का मात्रक केजी किलोमीटर ग्राम होता है। तापमान का सेल्सियस होता है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया हूँ वह काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए इसमें स्मरणीय जो तथ्य दिया है उसे देखते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी आपको धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दक्कन का पठार कहाँ पे है? तो आपको महाराष्ट्र में है। धारावार का पठार कहाँ पे है? तो धारावार का पठार आपको कर्नाटक में है। यह बीपीएससी 67 में पूछा गया था क्वेश्चन, और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबू बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। बाबू बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, इसे याद रखेंगे। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। भारत के पूर्वी समुद्र तट और उसका विभाजन, जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है कोरोमंडल तट। गोलकुंडा तट की बात करें तो कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी डेल्टा तक है आपको गोलकुंडा तट। उत्तरी सरकार तट की बात करें तो यह गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक है। ये भी तीनों क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, इसे अच्छे से याद रखेंगे। भारत के पूर्वी समुद्री था। अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा है? आइए देखते हैं। प्रादीपीय जो है आपको उड़ीसा में है। प्रादीपीय बंदरगाह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में आपको प्रादीपीय बंदरगाह है। कोलकाता में आपको, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में है। और विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। ये भी तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत के पश्चिमी समुद्र तट और उसका विभाजन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट और उसका विभाजन, कोंकण तट, गुजरात गोवा तक, केनरा तट। तक कोंकण तट जो है आपको गुजरात से गोवा तक है, इसे याद रखेंगे। कोंकण तट की कहाँ? गुजरात से गोवा। और केनरा तट जो है आपको गोवा से मंगलुरु तक, केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक। और मालाबार तट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। मालाबार तट जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, पश्चिमी तट पर जो कांडला जो है आपको ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि गुजरात में है। गुजरात पश्चिम में पड़ता है। मारमा गोवा जो है आपको गोवा में है। मुंबई जो है आपको महाराष्ट्र में है। मुंबई जो है आपको कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। नावा सावा कहाँ पे है? तो नावा सावा भी आपको महाराष्ट्र में है। और मंगलुरु कहाँ पे है? तो मंगलुरु आपको कर्नाटक में है। मंगलुरु कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कोची कहाँ पे है? तो केरल में है। कोची केरल में है। अब आइए पोर्ट ब्लेयर पर स्थित दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है आपको दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सैडल पीक। अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी जो है आपको सैडल पीक। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पम्बन द्वीप स्थित कहाँ पे है? तो मन्नार के खाड़ी में आपको पम्बन द्वीप स्थित है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया,
और स्मरणीय तथ्य का डिस्कशन किया, जो कि आपका आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है वनडे, उसमें यह सीरीज काफ़ी ही कार्यरत साबित होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में पार्टिसिपेट हुए हैं उनका जीके जीएस काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका होगा, और कंटिन्यू ऐसा ही रहेंगे तो एक दिन ऐसी तैयारी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम में हो जाएंगे तो 70 से 80% जीके का पर्सन करके आएंगे। और जीके के पर्सन अब अच्छा से कर लेंगे तो उतना ही आपको मैथ रीजनिंग पर भी मेहनत करना है, तब आपका रिजल्ट हर एग्जाम में होगा। तो तैयारी ऐसे करें कि रिजल्ट आपका सभी एग्जामों में हो और तीनों सीरीज में आप जरूर पार्टिसिपेट हो। सुबह वाला में जो 50 क्वेश्चन का है उसमें, और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस जो भी मारना चाहते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट हो। उसका टेलीग्राम में पीडीएफ 11 बजे डाल दिया जाता है, और शाम को जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है आपको 6:30 से 8:30 बजे तक, उसमें सभी सब्जेक्ट को लेकर चला जाता है, यानी कि जीके जीएस और करेंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग को छोड़कर। उसमें आप पार्टिसिपेट होइए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।